हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का ये 11वां अध्याय क्लास 6 बीटीबीसी का है, सजीवों में अनुकूलन। चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। आपको बताया भी गया है कि आप बीटीबीसी का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ जो है आप एनसीईआरटी को भी देखेंगे, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। टीचर को विद्यार्थी से ज़्यादा सीखना है, ये अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो समान है एनसीईआरटी और बीटीबीसी का जो बुक है, जो बिहार सरकार के द्वारा जो बुक चलाया जाता है, वो लगभग समान ही है। जो नहीं समान है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम तो अभी बीटीबीसी को ही कवर कर रहे हैं। हम साइंस के जो भी एनसीईआरटी के हैं पोर्शन, हमने वहाँ पर 9 तक कवर कर दिया है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या है ये सजीवों में अनुकूलन। लिखा गया है कि एक ऊंट और एक घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों जब भी मिलते ढेर सारी बातें करते। घोड़े को तेज जो है अपने घोड़े को अपनी तेज चाल और सुंदरता का घमंड था। ऊंट बड़ा शांत स्वभाव वाला और बुद्धिमान था। ऊंट का कद बहुत लंबा था। ऊंट होता है लंबा, आप जानते भी हैं। चलिए, एक दिन क्या हुआ। एक दिन ऊंट घोड़े को रेत के तूफान की बात सुना रहा था। उसने बताया कि तूफान के कारण वह रास्ते में भटक गया था। 5 दिन तक अपने मालिक को पीठ पर लादे घूमता रहा और फिर जाकर घर पहुंचा। ऊंट की बात सुनकर घोड़ा हंसने लगा। बोला, अरे, तुम जैसे धीरे चलने वाले जानवर क्या कर सकते हो? मैं होता तो एक दिन में रास्ता ढूंढकर मालिक को घर पहुंचा देता। ऊंट बेचारा चुपचाप घोड़े की बात सुनता रहा। फिर बोला, कभी मेरे साथ चलना, जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। घोड़ा झट तैयार हो गया। बोला, चलो अभी चलते हैं। और अगले ही क्षण दोनों चल दिए रेत के टीले की ओर। आपको यहाँ पर रेत का जो टीला होता है मतलब बालू, रेत मतलब बालू, मतलब ऊपर ऊपर जो आप देखते हैं ऐसे ऐसे करके बन जाता है बहुत दूर तक। बहुत तूफान जब आता है तो एक रेत यहाँ से चला, एक यहाँ पर टीला बन गया, फिर रेत चला, फिर टीला बन गया, ऐसे होते रहता है और यह दूर दूर तक रहता है। यहाँ पर देखिए, चला अब दोनों चलता है। घोड़ा तो टप टप सरपट भागना शुरू कर दिया। घोड़ा कैसे चलता है? टप टप, ये इसका आवाज़ होता है। और सरपट भागना शुरू किया। ऊँट मज़े से पहले अपनी एक तरफ की दोनों टांगे आगे बढ़ाता, फिर दूसरी तरफ की। याद रखेंगे, ऊँट क्या करता है? पहला एक, ये 4 टांग है तो पहला ये बढ़ाएगा, फिर दूसरा बढ़ाएगा, ऐसे करके वो चलता है। दूसरी तरफ थोड़ी दूर जाकर घोड़ा रुक गया और ऊँट का इंतजार करने लगा। आप खरगोश और कछुआ की कहानी तो सुने ही होंगे, उसी के प्रकार का ये भी कहानी है। सुनिए क्या है। जैसे ही ऊँट पास आया तो घोड़ा बोला, कितना धीमा चलते हो, जरा तेज चलो। ऊँट बोला, रुको भाई, आगे जाकर तो तुम भी धीमे हो जाओगे। और वही हुआ। रेत के टीलों के पास पहुंचते पहुंचते घोड़े की चाल धीमी हो गई। उसके पैर रेत में धंस जाते और वह मुश्किल से आगे बढ़ पाता। पर ऊँट जो है अपनी उसी चाल से चलता रहा। उसकी पैर नीचे जो है चलते ही फैल जाते और रेत में धंसने से बच जाते। क्या होता है? ऊँट का जो पैर होता है इस प्रकार से होता है, ये जैसे पड़ा ये फैल जाता है, ये फैल गया। और घोड़ा का जो ऊँट होता है इस प्रकार का होता है, वो क्या होगा? खूर है, ये धंस गया। ये समझ गए ना? ऊँट और घोड़ा का पैर में अंतर समझिएगा कि ऊँट का पैर जो होता है क्या होता है? फैला हुआ रहता है, वो फैल जाता है, थोड़ा उसका जो बेस है वो ज़्यादा होता है, और घोड़े का कम होता है, वो क्या होता है? धंस जाता है। तो ये आप जानते हैं, ये है जो फैल जाता है तो वो धंसने से बच जाता है। किसका? तो ऊँट का। देखिए, धूप भी तेज थी। गर्मी और प्यास के मारे घोड़े की हालत खराब थी, पर ऊँट को तो जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी। वह अपनी मस्ती में चलता जा रहा। घोड़ा अब थक चुका था। बोला, मुझे आगे नहीं जाना, चले वापस चले। ऊँट बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी थक गए? देखिए, ऊँट अब जो है कह रहा है कि अब इतनी जल्दी कैसे थक गए। घोड़ा तो हाँफ रहा था, छठ मुड़कर वापस जाने लगा। पर यह क्या, अचानक रेत का तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया और रेत ही रेत उड़ने लगी। घोड़े की तो हालत खराब हो गई। आंखों में रेत, कानों में रेत, नाक और मुंह में रेत ही
रेत। लेकिन जो ऊँट के बारे में आपको पता है, ऊँट में जो है सभी जगह बाल होते हैं। मतलब आपको यहाँ पर बताया गया है, जो घोड़ा में देखे तो आँख, कान, नाक सब भर गया रेत से। लेकिन क्यों भर गया? क्योंकि इसके बाल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो उतना नहीं सीधे प्रवेश कर जाता है, भर जाता है। लेकिन इसके बाल के कारण जो है बाल भी घना होता है, भौंआ होता है। ये सब जो होता है आँखों के ऊपर होता है, बाल भौंए में होता है, ये सब जो होता है, तब ऊँट क्या होता है, इससे रेत का बचाव कर लेता है। लेकिन यहाँ तो घोड़ा तो बेचारा फंस गया। आगे चलिएगा। तूफान रुकने पर घोड़े की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जबकि ऊँट तूफान में भी आराम से खड़ा रहा। घोड़ा अब हैरान था, बोला, ऊँट भाई, तुम इतने आराम से कैसे खड़े हो? तुम्हारी आंखें, नाक, कान रेत नहीं गई? मैं जो है रेत नहीं गई, ऊँट बोला। मेरी आँखों को देखो, पलकों के लंबे बाल और भौएं उन्हें रेत और मिट्टी से बचा लेती है। क्या होती है? तो पलके के जो लंबे बाल हैं पलक के, वो और भौएं क्या करती है? रेत और मिट्टी को जाने से बचा लेता है। और मेरे छोटे छोटे कानों में भी रेत आसानी से नहीं जा सकती। अपनी नाक को मैं अपनी मर्जी से खोल सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। याद रखेंगे, घोड़े के ये सब जो है पॉइंट याद रखना है आपको। जो पलक के बाल लंबे होते हैं, भौएं जो और घनी भौएं होती हैं, और ये रेत और मिट्टी को जाने से रोकता है। कान में भी जो है वो नहीं जा पाता, छोटे छोटे कान होते हैं। क्या होते हैं? मेरे छोटे छोटे कानों में भी रेत, ऊँट का क्या होता है? छोटा छोटा कान होता है। और वह अपनी नाक जो है अपनी मर्जी से खोल सकता है, अपनी मर्जी से बंद कर सकता है। ये याद रखेंगे। इसके कारण जो है क्या होता है, थोड़ा भी रेत उसको नहीं जाता है। और जब वह 5 दिन तक खाते पीते नहीं हो तो जीते कैसे? घोड़े ने पूछा। मतलब 5 दिन तक खाते पीते नहीं, जीते कैसे हो? ऊँट ने बताया, मेरे कुबर में भोजन चर्बी के ऊपर जमा रहता है। क्या है? मेरा ये देखिए, ये घोड़ा हम बनाए तो ऐसे करके, ये जो कुबर, ये क्या होता है? कुबर होता है। तो कुबर में भोजन चर्बी के ऊपर में जमा रहता है, जो बुरे वक्त में काम आता है। पानी पिए बिना भी जो है वह कई दिनों तक जी सकता है। यही जो है यहाँ पर उसका जो है पानी, जो भी भोजन चर्बी है वहाँ पर जमा हो जाता है, और बिना पानी पिए भी वह कई दिन तक रह सकता है। अब देखेंगे तो जब घोड़े को समझ में आ गया कि अगर वह तेज भागने की ताकत रखता है तो ऊँट रेतीले इलाकों में रहने की, और ऊँट कहाँ? तो रेतीला। दोनों में अपनी अपनी खूबियाँ हैं, इसलिए तेज भागने पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये समझ गए होंगे, कहानी के माध्यम से आपको बतलाया गया कि ऊँट और घोड़े में अंतर। रेत देखिए यहाँ पर बताइए कि रेत में चलना ऊँट के लिए क्यों सुविधाजनक था? क्योंकि इसके पैर जो दिख रहे हैं ये फैल जाते हैं, लेकिन घोड़े के पैर देखिए तिकोना, कोना जो होता है ये धंस जाता है। रेत के तूफान में घोड़े की हालत खराब क्यों? क्योंकि उसके आँख, नाक, कान जो है सभी जगह जो है रेत चले गए थे। लेकिन ऊँट में जो है बाल होते हैं और उसके कारण छोटे छोटे कान होते हैं, जब चाहे तब वो जो है नाक बंद कर सकता है, खोल सकता है। इसके कारण जो है वो ठीक ठाक रहता है। ऊँट के नाक में क्या खासी बात है? तो वो जब मन होगा खोलेगा, जब मन होगा बंद करेगा। इस हिसाब से ऊँट का ये खासियत है। आगे चलेंगे। ऊँट के जो हैं, ऊँट को उसके कुबर में से क्या लाभ है? तो भोजन की जो है, भोजन जब कोई ऐसा विपदा आता है तो वो जो है चर्बी में जो है जमा भोजन जो है बन के रहता है, तो इसी का जो है उपयोग हुआ करता है। तो यहाँ पर देखिए कुबर में जो है भोजन चर्बी के रूप में जमा हो जाता है। कहते भोजन जो है चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, और यही जो है उसको विपदा के दिनों में सहायता करता है अपने जीवन जीने के लिए। आगे है कि आगे कि बच्चों, इसी प्रकार और भी जानवर अपने जो है आपने देखे होंगे जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिया गया है, चित्र के माध्यम से आप बताएंगे। चित्र भी बनाइएगा विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले। देखिए जंगल में कौन? तो शेर, बाघ, चीता, ये सब। रेगिस्तान में ऊँट, और कोई रहता है तो रेगिस्तान में आपको कीड़े मकोड़े, सांप, ये सब भी रहते हैं। रेगिस्तानी ओक, ये सब आपको मिलते हैं।
और यहाँ पर है कि पर्वतीय क्षेत्र में भालू भी रहता है, आपका जो है पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे जंतु और भी मिलते हैं, जो कि जैसे गिद्ध हो गया, बहुत सारे आपको बाघ हो गया, ये भी पर्वतीय क्षेत्र में रहता है। और ऊपर आप देखेंगे जल में जो है, जल में बहुत सारी मछली भी रहती हैं, दरियाई घोड़ा देखिए, मतलब बहुत ऐसे भी मछली रहते हैं जो जल में पाए जाते हैं। जो सॉरी, यहाँ पर जो है मछली के लिए है, तो जल में मछली हो गया, आपको और भी जो हैं जैसे सांप हो गया, और ऐसे भी जो जीव होते हैं, बड़े व्हेल देखिए, डॉल्फिन देखिए, ये सब जो हैं इसमें पाए जाते हैं। जो घोड़ा होता है, जल का घोड़ा भी होता है, ये सब जो हैं इसमें पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के जो हैं जीव जंतु हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए, इसी तरह जो है तरह जो है इसी तरह जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में जो है नागफनी, जल में कमल, और पर्वतीय क्षेत्र में शंक्वाकार पेड़ जैसे कि पाइनस और सागवान एवं फर्न। जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर शंक्वाकार पेड़ पाया जाता है, जैसे कि पाइनस और सागवान का, और जल में कमल, और रेगिस्तान में नागफनी। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस पर बातचीत कीजिए। पुस्तकों, चित्रों, टीवी कार्यक्रमों, पत्रिकाओं आदि के से आप जो है इस तालिका को बना सकते हैं। लिखा गया कि रेगिस्तानी व जलीय वाले कॉलम में आपको क्या मिला। ये दोनों जो है, क्या दोनों में एक प्रकार के पौधे होते हैं? नहीं, दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। रेगिस्तान में पानी नहीं है, जल में क्या है? जल तो पानी ही है। इसमें जो है ऐसे जो जीव रहते हैं जो इसको पानी की कम हो, मतलब पानी की जो है ज़रूरत कम हो। कांटेदार जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ? रेगिस्तान में। वहीं जो है जल में जो है बहुत सारे पेड़ पौधे भी, समुद्र जाइए तो वहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जो है, और यहाँ पर एक बात आपको, जल से जो है ना, जल में आपको ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिसकी बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। जो कहाँ पर? तो पत्थर के बीच में रहता है। बहुत सारे जो हैं आपको ऐसे भी जंतु जीव पाए जाते हैं जिसकी दवाई बहुत ही अच्छी, ईल देखिए, ईल मछली देखिए, उससे भी दवाई बनती है। ये बहुत सारे ऐसे हैं जिससे दवाई भी बनती है। ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, इसमें अंतर जो है पेड़ पौधे जीव जंतु में आपको दोनों जगह होती हैं। आगे है कि इन दोनों जगहों में परिवेश का क्या फर्क है? तो एक तरह तो जल है, एक तरह आपको धूप है, एक तरह बालू है, एक तरह पानी है। ये फर्क आपको मिलता है जल और जो है कहाँ पे? रेगिस्तान, जो कि चल जाइए थार में, कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पर देखिए रेत ही रेत, बालू ही बालू। आगे है कि समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, मतलब खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्या होते हैं? समुद्र में जंतु जो होता है और पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? लवणीय जल, मतलब खारे पानी में रहते हैं, और श्वसन के लिए क्या करते हैं? तो जल में जो घुला हुआ वायु है, मतलब ऑक्सीजन है, उसी का वो उपयोग करते हैं। आगे है, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु को देखते हैं। ये हमने आपको बताया, और ऐसा क्यों होता है ये भी हमने चर्चा की। देखिए, आगे चलते हैं। पाठ में शुरू में ही जो है घोड़े और ऊँट की कहानी हमने पढ़ी। ऊँट के शरीर में ऐसा क्या खास बातें हैं जो उनके जो है उसे रेगिस्तानी इलाकों में रहने योग्य बनाती है? इसके लक्षण की सूचीबद्ध जो है करेंगे और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। तो ये आपको पता है कि ऊँट जो है क्या होता है, उसके वो लंबा होता है, और बहुत है जो वह रेतीले जो गर्मी भाग है उसको सह लेता है। चलिए, इसके बारे में पूरा हम डिटेल यहाँ पर दिया गया बता देते हैं। देखिए, इसके अलावा ऊँट के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, पहली बात है, जिससे क्या होता है उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। क्या होता है, क्यों बच जाता है ऊँट जो है रेगिस्तान में? तो वो जो है पैर उसका लंबा है, और जो रेत का गर्मी है उसका शरीर जो है उसे दूर रहता है। साथ ही साथ जो है आपको ये याद रखना है कि ऊँट को जो पेशाब जो होता है वो कम होता है। ऊँट के जो है पेशाब क्या होते हैं? कम होते हैं। उसे पसीना भी नहीं आता है। इन्हीं सब बातों के कारण वह जल के बिना भी बहुत दिनों तक रह सकता है, मतलब पेशाब भी कम, पसीना भी नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है? जल की बहुत कम जो है खपत बहुत कम होती है। तो इसी के कारण जो है वह जल
के बिना भी बहुत दिन तक रह सकता है। रेत क्यों उसको गर्मी नहीं लगती? क्योंकि पैर उसका लंबा है और शरीर तक पहुंचने के लिए गर्मी से दूर रहता है। वो रेत का जो गर्मी है वो दूर रहता है। बचाता कौन है? तो पैर बचाता है। देखिए अपने आसपास नदी जो है, किसी नदी, तालाब, पोखर पर जाइए जहाँ तथा वहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियों का अवलोकन करिए। विभिन्न मछलियों की आकृति में क्या समानता है? तो देखेंगे तो सभी जो है तैर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सभी तैर रहे हैं। समानता आपको देखेगा तो खाना खा रहे हैं। समानता आपको जो है सांस ले रहे हैं। ये सारी की सारी समानताएं आपको नदी, तालाब और पोखर में आपको मिलते हैं। तो आगे हम देखेंगे। और शरीर की जो है कैसी है मछलियों की? तो धारा रेखीय होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। देखिए मछलियों का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मछलियों का शरीर कैसा? तो धारा रेखीय होता है। इसे नौकाकार भी कहते हैं। क्या तो कहते हैं? इसे नौकाकार भी ऐसे करके होता है। ये धारा रेखीय है तो इसे नौकाकार भी कहा जाता है मछली के शरीर को। इनका शरीर जो है चिकने सल्कों से ढका रहता है। मछली का शरीर किससे? चिकने सल्कों से ढका हुआ रहता है। सल्क इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। किसके शरीर को? तो मछली के। तथा इनकी विशिष्ट आकृति जल में गति जो है करने में सहायक है। मछली के पक्ष एवं पूंछ चपटे होते हैं। पक्ष के बारे में हमने पहले भी जो है पढ़ा है। तो मछली के पक्ष क्या होते हैं? एवं पूंछ चपटे होते हैं जो उसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्या ऐसी ही कई बातें अन्य जलीय जंतुओं में होती हैं? तो आप देखते होंगे जिसकी पूंछ जो होती है यही है। पूंछ जो है पूंछ से इधर उधर करता है। आप ये जो है गोताखोर के बारे में बताया गया है कि पक्ष जो होता है वो भी गोताखोर लगाता है ताकि वो क्या करे? तेजी से अपनी गति को परिवर्तित कर सके और तेजी से गति कर सके। ये आपने पहले भी पढ़ा है, हमने यहाँ पर भी चर्चा की। आगे चलेंगे। हमने देखा कि मछली एवं ऊँट में अलग अलग शारीरिक संरचनाएं हैं जो उन्हें जल एवं रेगिस्तान में रहने में मदद करती है। ऐसे ही पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें जो है परिवेश में रहने के लिए विशिष्ट जो है कुछ संरचनाएं होती हैं। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपका परिवेश है, ये संरचनाएं कुछ विशिष्ट होती हैं और ऐसी ही विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की जो स्थिति होती है वही अनुकूलन कहलाता है। आप किस परिस्थिति में रह रहे हैं, आपका कैसा जो है स्वभाव वहाँ का है, वहाँ का कैसा संरचना है, यही स्थिति क्या कहलाएगा? तो अनुकूलन कहलाएगा। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, वायु जो है शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है वह उसका क्या कहलाता है? वास स्थान कहलाता है। जैसे कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, वायु है, स्थल है, ये सारी आवश्यकताएं पूरा आपका हो रहा है। वैसा परिवेश जहाँ पर ये सारे आवश्यकताएं पूरी हो वो आपका क्या कहलाती है? वास स्थान कहलाती है। आवास जो आप जहाँ पर रहते हैं वो होते हैं। वास स्थान में क्या? भोजन, वायु, शयन के लिए स्थल, परिवेश जो हो जहाँ पर आप रह रहे हैं वैसा परिवेश, ये जहाँ पर मिलेगा वही वास स्थान कहलाएगा। आगे हम चलेंगे। आगे है कि जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान स्थलीय वास स्थान एवं जल में पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान को जलीय वास स्थान कहते हैं। जो सजीव जो जमीन पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो स्थलीय। और जो है जल में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो जलीय। ये याद रखेंगे। स्थलीय जीव जो होता है, स्थलीय वास जो करते हैं उसमें जो है विविधताएं क्या हैं? तो वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वतीय प्रदेश जो है इसी प्रकार के जलीय आवास के भी विविधताएं हैं। जैसे दलदल, खारे पानी, झील, समुद्र। देखिए जो स्थल में रहता है वो वन, घास, मैदान, रेगिस्तान, पर्वत का क्षेत्र होगा। जो जल में रहता है उसकी भी विविधताएं हैं। दलदल में भी रहता है, खारे पानी में भी, समुद्र में भी, झील में भी, नदी में भी, तालाब में भी इत्यादि। ये आपको याद रखने हैं। आगे चलेंगे हम। जल जो है जीव अपने पर्यावरण
पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके ही जीवित रहता है। यह सामंजस्य जो है दो प्रकार का होता है। पहला, अल्प अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य, मतलब अल्प अवधि में ही जो है आप उसमें रहने योग्य अपने आप को बना लिए हैं। और लंबी अवधि में विकसित होने वाले सामंजस्य, मतलब कुछ समय आपको लग रहा है वहाँ पर रहने में, ये लंबा अवधि हो गया, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ये दो प्रकार के सामंजस्य हैं, अल्प और लंबा। देखिए, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएंगे तो क्या होगा, श्वास लेने में कठिनाई, मतलब सांस लेने में कठिनाई होगी। आपका जो है, जहाँ हम मैदान में रह रहे हैं, थोड़ा ऊपर जाइए तो जहाँ पर मैदान आपका सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं था, वहीं ऊपर जाएंगे तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तथा कोई भी शारीरिक श्रम करने में भी असुविधा होगी, मतलब आप जो शारीरिक श्रम जो है धरती पर कर रहे थे, जो मैदान में कर रहे थे, वो ऊपर जाने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, असुविधा होगा। थोड़े दिनों में आप जो है क्या करेंगे, थोड़े दिनों में हम या उस जो है परिवेश में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। आप उस परिवेश में जो है रहना जो है सीख लेते हैं, परिवेश से सामंजस्य कर लेते हैं। इस प्रकार अस्थायी अनुकूलन को पर्यानुकूलन कहते हैं। मतलब अस्थायी अनुकूलन जब होगा, ऊपर से नीचे हम गए, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यानुकूलन कहते हैं। पर्यावरण का जो बदलाव हुआ है, मैदान के क्षेत्रों में और पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में आपको सांस लेने में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, और जब नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। तो चलिए, यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यावरण अनुकूलन के कारण जो है ये आपको अस्थायी अनुकूलन को पर्यावरणीय अनुकूलन जो है हम कहते हैं, पर्यानुकूलन कहा जाता है। इससे जो है अलग कुछ सामंजस्य लंबे अंतराल के बाद उत्पन्न होता है। जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जन्म से ही फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है। जो उच्च पर्वत क्षेत्र में रहता है ना, उसकी जो है जन्म से ही फेफड़ों की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ऑक्सीजन कम है। और यहाँ पर आनुवांशिक अनुकूलन है, जहाँ पर जो रह रहा है उस हिसाब से जो है जन्म में ही फेफड़े की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो वहाँ पर सरवाइव कर लेता है। आगे क्या आपने आपके साथ ऐसा पर्यानुकूलन विस्तार से अपने दोस्त के साथ चर्चा कर सकते हैं। और क्या पर्यानुकूलन लंबे समय तक रहता है या अपने परिवेश में आने पर समाप्त हो जाता है। तो आप जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, आप जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति में ढलने में आपको थोड़ा समय लगता है, और थोड़े समय में यह एक जो है आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्रियाकलाप आपका है कि चने के कुछ सूखे बीज लेंगे, एकत्रित करेंगे, और जो है कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें एक हिस्सा जो है 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में जो है डुबो कर रख दें, और सूखे ये बीज जो है को पानी में पूरी तरह से डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। बीजों जो भीगे बीज हैं में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे में हम रख देंगे, जैसे अलमारी, संदूक, जिसमें धूप ना आए। अंतिम भाग को जो है ठंडी जगह जैसे कि फ्रिज या बर्फ़ की पेटी में रखेंगे, और 3 भागों को प्रतिदिन जल में जो है नम 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें, व अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, तो क्या सभी पांचों समान में अंकुरण होता है, तो सब में जो है अलग अलग होता है। क्या प्रकाश और अंधेरे में रखे बीजों के अंकुरण की मात्रा फर्क है, तो हाँ, फर्क होता है। इसमें जो है वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा, ये सारे के सारे जो हैं अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सारे अजैव घटक हैं जो कि सजीव के लिए आवश्यक है। क्या है, वायु,
जल, प्रकाश और ऊष्मा जैसे ये अजीब घटक सजीवों के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। किसी को वायु नहीं मिला, किसी को ऊष्मा नहीं मिला, किसी को प्रकाश नहीं मिला, ये जो है सभी का जो है यहाँ पर परिवर्तन होता चला गया, जो भी आप रखे थे अंकुरन में। देखिए सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। जहाँ पर आपको जो भालू दिखता है, जो कहाँ पे ऊपरी क्षेत्र में ये आपको पाए जाते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि ये जीव जो है इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्थाओं को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन के कारण आते हैं। अनुकूलन जो है किसी जीव के किसी अजैव घटकों के परिवर्तन के कारण होता है। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी मृत्यु भी हो जाती है। केवल वही जीव जो है जीवित रह पाते हैं, रहते हैं, जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जहाँ जाइएगा आप वहाँ पर उस हिसाब से रहना सीखिए, तभी आप वहाँ पर रह सकते हैं। जैसे देखिए पर्वतारोहण जो होते हैं, पहले कहाँ जाते हैं तो धीरे धीरे वो चढ़ते हैं पहाड़ को, पर्वत को, और वहाँ पर एक विशेष स्थल पर जाकर कुछ दिन रहते हैं। तो देखते हैं कि अब हम सांस लेने के जो है काबिल हो गए हैं, वहाँ के जो परिस्थिति में ढल गए हैं, तभी वह ऊपर की ओर जाते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। कोई जो है कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हिमालय की चोटी पर आपको बिना ऑक्सीजन के ही पहुंच गए हैं, तो ये अभ्यस्त होते हैं, अनुकूलित होकर लेते हैं अपने आप को, तभी वो ऊपर जाते हैं। चलिए आगे हम चलेंगे। अब जो है अलग अलग वास स्थानों में अजैव घटकों के कम ज़्यादा, बहुत कम और बहुत ज़्यादा भरिए, कहाँ पर बहुत कम है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ताप, तो ताप देख रहे हैं, ये ताप जो है मरुस्थल में क्या दिन में जो है ज़्यादा और रात में कम। मरुस्थल के क्षेत्र में, मैदान के क्षेत्र में कम है ताप, और जलीय क्षेत्र में तो कम है। पानी देखें मरुस्थल क्षेत्र में ना के बराबर, मैदानी में है, जल में और जो है जलीय में भी है। मिट्टी देखेंगे तो रेत है मरुस्थल में, और मैदान में आपको दोमट काले सभी मिल जाते हैं, बहुत प्रकार के मिट्टी आपको मिलते हैं। और जलीय में जो है मिट्टी मिलता है, नीचे पहाड़ पठार सब रहता है, समुद्र में जाइएगा तो वहाँ पर भी मिट्टी है जो दलदल होता है। और हवा देखेंगे तो हवा आपका मरुस्थल में भी है, गर्म हवा चलता है, मैदान में जो है ठंडी हवा, जल में भी ठंडी हवा, जो एक जो है यहाँ पर आपको देखते होंगे, अनुभूति करते होंगे कि हवा चल रही है। किस माह में परिवर्तन, ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ आपको हवा के भी जो है झोंके जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन हवा चलता है, क्या था, हवा सभी जगह चलते हैं। प्रकाश देखेंगे तो प्रकाश सभी जगह है, और जो है जल में भी और सभी जगह प्रकाश आपको दिखते हैं, मरुस्थल, मैदान, जल सभी जगह। देखिए विभिन्न वास स्थान, जो विभिन्न वास स्थान क्या किसके कैसे वास स्थान हैं, कौन कहाँ पर रहते हैं। देखिए मरुस्थल में पहला, अब मरुस्थल की ओर चलते हैं, तो मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी पड़ती है और रात में अधिक ठंडी। ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, एनसीईआरटी आपको बोला है, तो ये एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, तो ये समान तो है, ये तो आपको समान दिख रहा है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि मरुस्थल में जो दिन में तेज गर्मी पड़ती है और रात में अधिक ठंडी होती है। ऊँट के बारे में हमने पढ़ा, रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीव जो हैं अधिक ताप से बचने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं तथा रात को भोजन के लिए बाहर आते हैं। कुछ रेगिस्तानी जो है पौधे होते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, नागफनी है, बबूल है, ग्वारपाड़ा जिसको धृत कुमारी बोलते हैं आप, ये सारे जो हैं ये रेगिस्तानी पौधे होते हैं। और इसके जो है आसपास देखेंगे पौधे में तो खास बात क्या है, ये कांटे होते हैं, इसमें जो कांटा दिख रहा है आपको, ये कांटेदार होते हैं। क्या होते हैं, ये कांटेदार होते हैं। पानी का जो है यहाँ पर कम सोर्स है, तो ये कांटे में जो पत्ते जो होते हैं कांटे में तब्दील हो जाते हैं। आगे चलेंगे। क्रियाकलाप तीसरा है कि गमले अथवा बगीचे में अब जो है लगे एक कैक्टस तथा पत्तियों वाले एक पौधा लेंगे, दोनों को पॉलीथीन से ढक देंगे। कुछ देर बाद जो है धूप में उसको रहने दीजिए। दोनों पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, दोनों जो है वाष्पोत्सर्जन करता है, मतलब जो पानी है वो जा रहा है कहाँ, ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पॉलीथीन में इकट्ठा हुई पानी की मात्रा आपको दिखेगी। देखिए किस पौधे में कम वाष्पोत्सर्जन हुआ है, जहाँ कटीला है, जो नागफनी ले लेंगे उसमें जो कम होगा।
दूसरा है कम वाष्पोत्सर्जन इस पौधों के जो है अपने परिवेश और अनुकूलन में किस प्रकार मदद करता है। तो जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर तो कटीला पेड़ पौधा है, तभी तो वह अपना अनुकूलित हो रहा है। नहीं तो अब उसको लगा दीजिए बड़े पत्ते वाले को, तुरंत सूख जाएगा। ये जो है इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन जो है, जहाँ पानी है वहाँ वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है तो बड़े पत्ते दिखते हैं, जहाँ पर पानी नहीं है वाष्पोत्सर्जन होता है लेकिन पत्ते आपको कटीले बन जाते हैं, वो पत्ते जो है कटीले के रूप में हो जाते हैं, तो कटीला पत्ता आपको दिखता है। आगे चलेंगे पर्वतीय क्षेत्र में, ये हम राजस्थान के देखें जो कि गर्म क्षेत्र। अब पर्वत के क्षेत्र में देखेंगे तो पहाड़ों पर जो है सामान्यतः बहुत ठंडा होती है और सर्दियों में जो है हिमपात मतलब बर्फ गिरता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष जो होते हैं शंकुआकार मतलब कीप आकार का, ये देख रहे हैं ये कीप आकार का है, ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये आपको जो है ये कीप आकार के दिखते हैं। ये ज़्यादातर जो है पर्वत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा इनकी शाखाएं जो होती है तिरछी होती है, देख रहे हैं तिरछा है। और इनमें कुछ जो हैं वृक्षों की पत्तियां सुई के समान होती है, इससे वर्षा का जल एवं हिम आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। कहाँ पे? तो पर्वत के क्षेत्र में हिमपात होता है तो पत्ते जो होता है कीप आकार का होता है और नीचे की ओर ये उसका जो है जल और जो भी हिम है जो बर्फ है वो नीचे चला जाता है। पर्वतों पर जो है इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिलते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। ये आपका देवदार हो गया, ये विलो, ये पाइन, ये पर्वतीय वृक्ष है। ये क्या है? पर्वतीय वृक्ष है। देख सकते हैं अगर पानी पड़ा तो नीचे आएगा, पानी पड़ा तो नीचे आएगा, बर्फ पड़ा तो ये नीचे डायरेक्ट आएगा। इसमें जो है पानी बर्फ पड़ा तो ये जो है कीप आकार होने के कारण डायरेक्ट नीचे चला जाता है और पत्ते होते हैं छोटे छोटे। चलिए आगे है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है पाए जाने वाले जंतु जो है भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। याक देख लीजिए, ये याक मोटी त्वचा या जो है फर ठंडा से उसका क्या होता है? बचाव होता है। मोटी त्वचा होता है, फर होता है, जिससे के कारण जो है उसका शरीर बचता है। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का जो शरीर है, याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। मतलब जो गर्मी से बचना, शरीर को गर्म रखने के लिए, जो शरीर को अगर गर्म रखना ठंडा से बचने के लिए तो गर्म जो है बालों जो उसके लंबे लंबे बाल हैं उसे ढका रहता है, उसे गर्मी लगता है। किसको? याक को। यह बर्फ पर चलते समय अपने जो है उसके पैर जो होते हैं उसके पैरों को ठंड से बचाता है। ये जो पैर है ये उसको ठंड से बचाता है। ये हो गया कि यह बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। और पहाड़ी बकरी के मजबूत खोर उसे ढालदार जो ढाल होता है, ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित होता है। जो बकरी का जो मजबूत खूर होता है वो चट्टान में दौड़ने के लिए जो है अनुकूलित करता है। अतः जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न जो है ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। आगे है, अब हम घास में चलेंगे। घास के स्थल में देखेंगे तो शेर वन में अथवा घास स्थल में आपको रहता है और यह घास स्थल और जो वन में रहता है तथा ऐसा जो है यह एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर जो है उसे मारकर खा जाता है। कौन? तो शेर। एक यहाँ पर शेर को दिखाया गया तो दूसरी जगह आप हिरन को देख सकते हैं। हिरन जैसे शाकाहारी हो गया, वहीं पर आपको शेर मांसाहारी है। याद रखेंगे। देख सकते हैं ये चित्र में दिखाया भी गया है। जो इन दोनों जंतुओं की आँखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने तथा जो है सामने है अथवा पास मतलब बगल में है? शेर के जो है अगले पैर के नख लंबे होते हैं, मतलब नाखून जो हैं लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादागोलियों के अंदर जो है खींच कर छिपा सकता है। मतलब पद जो है उसकी जो उंगली है वो नीचे में जो है वो छिपा लेता है। मतलब आप जो उसका नाखून होता है, ये आपका ये देखिए इसका क्या है? आँख बोला तो आँख क्या होता है? सीधा होता है। ये क्या है? सीधा। आँख क्या है? नाक के बगल में एकदम सीधा सा होता है। ये चेहरे के जो है आँखों के जो भाग हैं, जंतुओं की आँखें जो होती हैं उनके चेहरे के किस प्रकार? तो एकदम सीधा होता है। और उसके जो चेहरे के सामने मतलब चेहरे के सामने बगल में, चेहरे के एकदम सामने से रहता है।
और यहाँ पर है कि वो दूर दूर से इसलिए वो जो दूर दूर तक देख पाता है। आगे है कि क्या शेर की संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है? एकदम करती है। उसका कैसा रंग होता है? तो उसका जो मटमैला रंग, किसका? शेर का मटमैला रंग जो है शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। किसका? शेर का कैसा रंग? मटमैला। और नाखून क्या करता है? अपने पदागुलियों में वो अंदर खींच लेता है, और यह जो है हिरन जैसे जो है जीव को क्या करता है? जंतु को क्या करता है? मार के खा लेता है। और आपको यहाँ याद रखना है कि उसके आँख जो होते हैं सामने होते हैं, और यह इसका रंग कैसा? तो मटमैला होता है। जो सूखे घास के मैदान में छिपाए रखना उसको अच्छा लगता है, और शिकार भी आराम से कर लेता है। देखिए, चेहरे के सामने की आंख उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। जो इसका आंख जो है सामने है, और उससे दूर तक वो जो है शिकार देख सकता है, खोज सकता है। और आपको याद रखना है कि तथा शिकार को चारों तरफ देखने में सहायक होती है। सामने आंख होता है और चारों तरफ देखने में भी सहायक होती है। देखिए, दूसरी तरफ आप देखेंगे, दूसरा तरफ एक जंतु है हिरन, जो कि वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह जो है उसका शिकार ना बन सके और वह भाग जाए। इसके लंबे जो है कान होते हैं उसी शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। किसके? तो हिरन के लंबे कान जो है, जो आपका शिकारी है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, तो उसके आने की जो गतिविधि जैसे भी उसका होगा, तो खट से उसका कान जो है ये जानकारी दे देगा। और इसके जो है सिर के पास में दोनों ओर स्थित आंखें दोनों दिशा में देखने में मदद करती है। यहाँ पर याद रखना है आपको, जो यहाँ पर हिरन का जो आंख है वो सिर के पास में बगल में है, और शेर का जो है वो सामने है। क्या है? सामने है। तो इसके लिए एक जो लंबे लंबे कान वाले हैं, और दूसरा यहाँ पर छोटा और किस रंग का है? तो मटमैला है। और यहाँ पर एक बात याद रखना है कि शेर का जो है नाखून है, तो और दूसरी तरफ यह जो है भोजन अपना करता है, तो हिरन को मार के करता है। यहाँ पर जो है दांत इसका है मजबूत, किसका? हिरन का। और इसका आँख जो है बगल में है, और यह दोनों तरफ देखने में जो है सहायक होता है। खतरा का महसूस करता है, तेज गति से जो है वो भागता है। कौन? हिरन। शिकार से दूर जाने की उसकी सहायता करता है जब वह महसूस करता है खतरे को, तब। और यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो कि 4-5 पॉइंट जो हैं आपको अंतर के रूप में दिखाया गया कि शेर का आँख कब? सामने देखने में, शिकार को खोजने में जो है सहायक। दूसरा, हिरन का जो है आँख बगल में, पार्श्व में, दोनों तरफ देखने में, खतरा महसूस करने में सहायक। हिरन की जो है तेज चाल, जो शिकारी को दूर से ही जो है देखकर भागने में सहायक। दांत क्या? मजबूत, जो तने कोई कठोर भागों को चबाने में सहायक। और जो यहाँ पर और है कि वन और घास स्थल का रहने वाला, वन और घास स्थल का जो है शेर भी रहता है, और ये भी दोनों को अंतर हमने देखा। यार यहाँ से पूछ सकता है कि आँख सीधा होता है, आँख बगल में होता है, ये आप बताइएगा कि हिरन जो होता है, हिरन का दोनों आँख जो है पास में होता है, और एक जो है और शेर का जो होता है वह सामने सामने होता है। आगे चलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर, हिरन तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके वास स्थान में जीवित रहने योग्य बनाती है। और है आपका जलीय। अब हम देखेंगे जलीय वास स्थान, जो कि समुद्र है। समुद्र में आपको जलीय पौधे पाए जाते हैं। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे जो है बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे जो है वह जल में आसानी से तैर सकता है। जो है स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ जो समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। यहाँ पर जो है याद रखना है, ऑक्टोपस जो होता है और स्क्विड जो होता है, ये स्क्विड है, स्क्विड जो है, ये इसका जो है भाग जो होता है ये क्या होता है? धारा रेखीय नहीं होता है शरीर। और यह जो है याद रखना है आपको, वो समुद्र की गहराई में तलहटी पे रहते हैं। क्या? ये ऑक्टोपस जो होता है तलहटी में रहता है, नीचे रहता है, गहराई में रहता है, और तथा अपनी आने वाली शिकार को पकड़ता है ऑक्टोपस।
और सिक्ट यहाँ पर हमने देखा। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जब वो जल में चलता है ना, तब वो शरीर को धारा रेखीय बना लेता है। जल में श्वास के लिए तो जानते ही हैं कि मछली में क्या होते हैं, गलफरे होते हैं, जिसको कलोम भी आप कहते हैं। श्वास के लिए गलफरे होते हैं या कलोम कहते हैं। देखिए, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। डॉल्फिन और व्हेल जो होता है उसमें गिल नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। और यह शरीर पर जो है यह जो है यह सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेता है। कौन? तो इसके पास गिल नहीं होता है डॉल्फिन व्हेल के पास। यह जो है छिद्र द्वारा वात छिद्रों द्वारा जो है यह सांस लेता है। यह जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकता है। वे समय समय पर जल की सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। मतलब देखते कभी होंगे आपका कि डॉल्फिन ऊपर आया नीचे गया, व्हेल को देखते हुए ऊपर आया नीचे गया। क्यों? क्योंकि जो है वो सांस लेने के लिए ऊपर आता है, क्या करता है, और जो श्वसन छिद्र से जो है जल बाहर निकालता है और श्वास अंदर लेता है। क्या आपने कभी दूरदर्शन या समुद्री जीवन के जलचित्र में डॉल्फिन की रोचक क्रिया को देखे हैं? तो आप देखे होंगे। आगे चलेंगे, आपका है तालाब और झील के बारे में। देखिए, क्या आपने तालाब, झील, नदी एवं नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो सीमावर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार की होती हैं, व्यवस्थित कीजिए। अपने आसपास के तालाबों, पोखरों में मिलने वाले जलीय पौधों के स्थानीय नाम की सूची बनाइए, अवलोकन करिए। पौधे की कौन सा भाग जो है, कौन सा हिस्सा जो है जल में है, ये आपको बताना है कि अंग जलीय वास स्थान के अनुकूलित है। आप देखेंगे इनमें जो है कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थित रहता है और यह जो है स्थलीय पौधे जड़, मिट्टी से जल एवं खनिज पोषण जो तत्व है, पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। परंतु जलीय पौधे की जड़ें आकार में बहुत छोटा होता है एवं इसका जो है कार्य मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इस प्रकार से हमने जल और स्थल के पौधों के बारे में देखा। देखिए, इन पौधों का तना जो है लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, जो जल में रहता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन मतलब तैरते रहते हैं। कमल का फूल आप देख सकते हैं। अपने तालाबों में कमल के पौधे को देखा होगा आपने। फूल जल की सतह पर रहती है जब तथा बड़ी बड़ी गोल पत्तियां जल की सतह पर फैली रहती है। जलकुंभी को देखिए। जलकुंभी पौधे का नाम भी आप सुने होंगे, जो कि बड़ा बड़ा पत्थर जो है पत्ता आपको दिखता है। आगे है कि कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है या बहते जल में सरलता से मुरझाती हैं। और कुछ पौधे जो होते हैं, अन्य पौधों में पत्तियां कुछ जो है बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। आपने मेढक को देखा ही होगा। मौका मिले तो इसके पिछले पांव को ध्यान से देखिए। मेढक के पिछले पांव लंबे और मजबूत होते हैं, जो उसे क्या करता है, तो उसे छलांग लगाने एवं शिकार करने में मदद करता है। इन पश्चपदों में जाल युक्त पदांगुलियाँ होती है, जाल युक्त होता है, जिसको जो है इन्हें क्या करता है, जो इन्हें तैरने में सहायक होता है। जो पीछे का पाँव जो होता है, पदांगुलियाँ, वो जाल युक्त भी होता है और कठोर जो है लंबा और मजबूत भी होता है तैरने में, और जो है यहाँ पर जो है उसको भोजन शिकार करने में मदद करता है और छलांग लगाने में भी। हमने केवल कुछ जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। कल्पना करेंगे यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों के एल्बम तैयार करें तो कितनी विविधता होंगे। नया शब्द यहाँ है, वही अनुकूलन है।
एडेप्टेशन है, वास व्यवस्था है, वास स्थान है, अजैव घटक है, सजीव ऊष्मा पर्यानुकूलन अवशोषण। हमने जो ऊपर पढ़ा है सारे शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं, नासा द्वार है। हमने यहाँ पर क्या सीखा, तो हमने सीखा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। ऐसी विशिष्ट संरचनाएं जो हैं, संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के पौधे जो हैं शंक्वाकार होते हैं और मछली का आकार क्या होता है, धारा रेखीय या नौकाकार होता है। और यहाँ पर याद रखना है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जो हैं जैसी जंतुओं में गिल या गलफरे नहीं होते हैं। और मेढक के पैर कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त पादांगुलियाँ होती हैं, उन्हें तैरने में सहायता करती है। इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर है समाप्त होता है। आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, लगभग जो है बार बार क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम सॉल्व आपको कर देते हैं, रिक्त स्थान भर देते हैं और मिलान कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के वास स्थान को डैश जो है आवास कहते हैं। जो स्थल में रह रहे हैं ये याद रखेंगे, वो क्या होंगे, स्थलीय वास होगा। क्या होगा, स्थलीय आवास होगा। स्थलीय वास या स्थलीय आवास। जो स्थल में रह रहा है, जो पेड़ पौधा जो रह रहा है वास स्थान स्थल में, वो स्थलीय होगा। जल में रह रहा है तो जलीय होगा। वो स्थान जिनमें जल में रहने वाले जीव जंतु पौधे रहते हैं वो जलीय आवास कहलाता है। याक का जो है शरीर लंबे एवं किससे ढका रहता है, तो बाल से ढका रहता है। मछली का शरीर डैश होता है जिसे जल में आसानी से तैर सकता है, तो धारा रेखीय या नौकाकार होता है। और यह है कि जलीय पौधों का तना डैश खोखला एवं डैश होता है, तो यह जो है लंबा खोखला एवं यह हल्का होता है, लंबा होता है। और जलीय जो पौधा होता है लंबा और खोखला, लंबा खोखला एवं क्या होता है, हल्का होता है। यहाँ पर मिलान करिएगा। चलिए मिलान आपका यहाँ पर होगा क्या, तो पहला है मछली। मछली का आप बताइएगा, तो मछली क्या होता है, धारा रेखीय शरीर। मछली का धारा रेखीय शरीर। ऊँट का कुंवर नागफनी कम वाष्पोत्सर्जन। और याक क्या होता है, पहाड़ी जानवर। और घोड़ा मजबूत खुर किसका होता है, घोड़ा का। और यहाँ पर अगर देता घोड़ा दिया, अगर यहाँ पर क्या देता, तो यहाँ पर देता आपका क्या देता आपको बकरी, तो उसका भी खुर मजबूत। ये आपका मिल गया। तो चलिए हम आगे अब चलेंगे, जो कि होगा क्या, तो होगा ऑब्जेक्टिव। देखिए ऊँट निम्न परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है। कहाँ, तो मरुस्थल में। आप ये बना सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। धारा रेखीय शरीर किसका होता है, तो घोड़े का होता है। बकरी का, ये भालू का किसका होता है, तो मछली का होता है। किसका, मछली का होता है धारा रेखीय शरीर। अब है हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। कहाँ पर, तो पर्वत के क्षेत्र में जाइएगा तो श्वास लेने में कठिनाई होगी, क्योंकि जो है ऑक्सीजन वहाँ पर कम आपको मिलेगा। देखिए घास जो है स्थल है अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है, जो यहाँ पर घास स्थल और वन का, तो शेर जो है यहाँ पर शक्तिशाली जंतु है। अब जलकुंभी पाया जाता है, तो जलकुंभी कहाँ पाया जाएगा, तो जल में पाया जाएगा। जल है तो कुंभी है, तो जल में इसका पत्ता क्या होता है, बड़ा बड़ा, नाइट्रोजन का जो ये सबसे ज़्यादा खपत होता है, मछली नीचे मर जाती है, ये आपको पता है। चलिए यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन आंसर भी हमने कर दिया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं चैप्टर में, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।